जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमिश्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरमेंट पर्यावरण की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम 5000 प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 281 से 300 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 281 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 में पूछा गया है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ऑप्शन ए में दिया है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी में दिया है अपसादी, ऑप्शन सी में दिया है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आग्नेय शैलों का निर्माण होता है वो जो धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा होता है। जब वो बाहर निकलता है और उसके ठंडे होने पर जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तथा अपसादी चट्टान होती हैं वो आग्नेय चट्टानों के विघटन या विभोजन या उनकी टूट फूट से जिन चट्टानों की उत्पत्ति या निर्माण होता है उसे अपसादी चट्टान कहते हैं। तथा रूपांतरित चट्टान होती है वो अपसादी तथा आग्नेय शैलों में। रूपांतरित चट्टान क्या होती है कि अपसादी या आग्नेय शैलों में ताप व दाब के कारण जो परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है तब वहाँ पर रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, जबकि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर होते हैं वो अपसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तथा संगमरमर और ग्रेफाइट होता है वो रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पिघले हुए मैग्मा से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 281 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 282 देखते हैं कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है जल का विनाश या जल का दुरुपयोग, ऑप्शन बी में दिया है जल का संरक्षण, ऑप्शन सी में दिया है वनों की कटाई, ऑप्शन डी में दिया है भूमि अपरदन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की समस्या नहीं है तो इनमें से नहीं है वो जल का संरक्षण, क्योंकि जल का संरक्षण करना एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल का संरक्षण एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 282 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी में दिया है वन महोत्सव, ऑप्शन सी में दिया है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी में दिया है पर्यावरण दिवस समारोह। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 283 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ऑप्शन ए में दिया है भूस्खलन, ऑप्शन बी में दिया है बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन सी में दिया है वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रमुख खतरों में शामिल है वो है बाढ़ एवं सूखा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 284 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है केरल, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य है उसका नाम है राजस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 285 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 286 देखते हैं कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी में दिया है टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन सी में दिया है अतिसार, ऑप्शन डी में दिया है खसरा। यहाँ से हम देखते हैं कि डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया नामक रोग होता है, यह कोरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के कारण होता है तथा डिप्थीरिया रोग होता है यह गले की झिल्ली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गले की झिल्ली को प्रभावित करता है। तथा खसरा होता है एक वायरस जनित रोग होता है। खसरा कैसा रोग होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं खसरा होता है एक वायरस जनित रोग होता है। तथा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जल प्रदूषण तथा जल जनित रोगों का एक उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतिसार रोग होता है, यह जल प्रदूषण अर्थात प्रदूषित जल के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 286 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 287 देखते हैं कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। ऑप्शन ए में दिया है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी में दिया है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन सी में दिया है जल संसाधन विभाग, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करते हैं वो केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग, तीनों ही बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 287 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक जाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है ऑप्शन ए में दिया है शुद्ध जल, ऑप्शन बी में दिया है थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, ऑप्शन सी में दिया है औसत दर्जे का प्रदूषित जल, ऑप्शन डी में दिया है अधिक प्रदूषित जल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ग्रेड सी स्तर का अर्थ है कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 288 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 289 देखते हैं कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए में दिया है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी में दिया है टॉमोग्राफ, ऑप्शन डी में दिया है पॉलीग्राफ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिस्मोग्राफ होता है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तरंगों का निरूपण या अध्ययन करते हैं। भूकंप की तरंगों का निरूपण किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ द्वारा होता है। तथा भूकंप का अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। तथा भूकंप की तीव्रता का अध्ययन होता है वो रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किस पर किया जाता है? रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। यह यंत्र होता है वो हृदय की गति मापने का यंत्र होता है। इसके बाद टॉमोग्राफ होता है। टॉमोग्राफ की मदद से 2D चित्रों को 3D चित्रों में बदला जा सकता है। तो टॉमोग्राफ यंत्र का उपयोग होता है वो 2D चित्रों को 3D चित्रों में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ यंत्र होता है, इसके द्वारा झूठ को पकड़ने वाला यंत्र होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कर पता कर सकते हैं कि वह झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भूकंप की तरंगों का निरूपित करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 289 का आंसर होगा ऑप्शन ए।
आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ऑप्शन सी में दिया है उत्तर पूर्वी पहाड़, ऑप्शन बी में दिया है हिमालय, ऑप्शन सी में दिया है पश्चिमी घाट व नीलगिरी, ऑप्शन डी में दिया है उत्तरी घाट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं वो अधिकतर उत्तर भारत अर्थात हिमालयी क्षेत्रों में होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 290 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन से में दिया है राजस्थान खड़ीन, ऑप्शन बी में दिया है बिहार आहार, ऑप्शन सी में दिया है कर्नाटक कांदी और तमिलनाडु एरिस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल संग्रह के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कर्नाटक कांदी युग्म है वो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 291 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं कि स्मॉग धुंध बनता है। ऑप्शन से धुएं तथा कोहरे से, ऑप्शन बी में दिया है बाष्प के संघनन से, ऑप्शन सी में दिया है कोहरा तथा NO2 से, ऑप्शन डी में दिया है धुएं तथा CO2 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धुंध का निर्माण होता है वो सुबह के समय धुएं तथा कोहरे से धुंध का निर्माण होता है अर्थात स्मोक का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 292 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ऑप्शन से में दिया है पीलिया, ऑप्शन बी में दिया है रेबीज, ऑप्शन सी में दिया है एड्स, ऑप्शन डी में दिया है फाइलेरिया। तो यहाँ से सबसे पहले हम पीलिया को देखते हैं। पीलिया होता है इसे हेपेटाइटिस या जॉन्डिस रोग भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस या जॉन्डिस रोग भी कहा जाता है। पीलिया रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। तथा पीलिया रोग होता है वो हेपेडीना, पीलिया हेपेडीना नामक वायरस से होता है। पीलिया रोग का रोग कारक क्या होता है? हेपेडीना वायरस होता है तथा इसे हेपेटाइटिस या जॉन्डिस रोग भी कहते हैं। तथा पीलिया रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। तो यहाँ से का हो गया थर्ड, क्योंकि पीलिया हमारे यकृत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद देखते हैं कि रेबीज। तो रेबीज होता है इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तथा रेबीज होती है वो हमारे तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है। रेबीज किसको सबसे अधिक प्रभावित करती है? तंत्र को प्रभावित करती है। तथा रेबीज वायरस होता है वो कुत्ता, बिल्ली तथा बंदर की लार में पाया जाता है। रेबीज वायरस कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुत्ता, बिल्ली और मंकी, बंदर की लार में रेबीज वायरस पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है वो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तथा 1 दिसंबर होता है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा जब भी एड्स रोग होता है तो इससे शरीर में टी हेल्पर कोशिकाएं होती हैं उनमें कमी आ जाती है। एड्स के कारण शरीर में किसकी कमी आ जाती है? टी हेल्पर कोशिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है। तथा एड्स रोग होता है वो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। तथा एड्स रोग का नामकरण किया था वो मोंटेगानियर व रॉबर्ट सी गैलो नामक वैज्ञानिकों ने किया था। एड्स का नामकरण किसने किया था? मोंटेगानियर व रॉबर्ट सी गैलो नामक वैज्ञानिकों ने एड्स का नामकरण किया था। इसके बाद देखते हैं फाइलेरिया।
फाइलेरिया होता है एक कृमि जनित रोग होता है। कैसा होता है? कृमि जनित रोग होता है। इस रोग का मुख्य कारक होता है वो फाइलेरियोसिस होता है। फाइलेरिया एक कृमि जनित रोग होता है तथा यह रोग होता है वो फाइलेरियोसिस नामक कृमि से होता है तथा फाइलेरिया रोग होता है वो हमारी लिम्फ ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? लिम्फ ग्रंथि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो आइए यहाँ से हम देखते हैं कि पीलिया रोग होता है वो हमारे यकृत को प्रभावित करता है। रेबीज रोग होता है वो हमारे तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग होता है वो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। और फाइलेरिया होता है वो लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करती है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट किस ऑप्शन से में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट में ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 293 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है फोन में, ऑप्शन बी में दिया है डेसी में, ऑप्शन सी में दिया है डेसीबल में, ऑप्शन डी में दिया है डेसीमल में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई होती है वो डेसीबल होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 294 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी में दिया है कागज, ऑप्शन बी में दिया है कपड़ा, ऑप्शन सी में दिया है धातु, ऑप्शन डी में दिया है प्लास्टिक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक होता है वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि प्लास्टिक कभी अपघटित नहीं होता है, इसलिए यह हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 295 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ऑप्शन सी में दिया है सल्फर, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी में दिया है SF6, ऑप्शन डी में दिया है SO2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है उसका नाम है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 296 का आंसर हो गया ऑप्शन से बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी में दिया है वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है सूर्य प्रकाश द्वारा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो हम वृक्ष लगाकर ही वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 297 का आंसर होगा ऑप्शन से ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 298 देखते हैं कि भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है बोफोर्ट पैमाने में, ऑप्शन बी में दिया है डेसीबल में, ऑप्शन सी में दिया है न्यूटन में, ऑप्शन डी में दिया है रिएक्टर पैमाने में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन होता है वो रिएक्टर पैमाने में किया जाता है तथा भूकंप की तीव्रता का अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 299 देखते हैं कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी में दिया है धुआं एवं कुहासा, ऑप्शन बी में दिया है वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन सी में दिया है जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस और जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस सभी कारक होते हैं वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 299 का आंसर होगा ऑप्शन से डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ... का प्रयोग
रोकता है। ऑप्शन सी में दिया है कागज के थैले, ऑप्शन बी में दिया है प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन सी में दिया है नायलॉन के थैले, ऑप्शन डी में दिया है चमड़े के थैले। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैले के प्रयोग पर रोक लगाई गई है, क्योंकि प्लास्टिक के थैले होते हैं वो पर्यावरण में विघटित नहीं होते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं। तो यहाँ से भारत तथा दूसरे देशों में भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।